Hello everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. You like, share and don't forget to subscribe so that you don't miss any video from Physics Online Education. Students, today we will discuss about Carnot's theorem, Kelvin's thermodynamic scale of temperature and unattainability of absolute zero. So let's start with statement of Carnot's theorem. कार्नोट्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन इज मैक्सिमम एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। मतलब क्या है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की वो मैक्सिमम होगी और इंडिपेंडेंट होगी नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे। इसको हम दूसरे वे में भी इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो क्या है कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं उन सब की एफिशिएंसी जो कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे सोर्स का टेम्परेचर अगर हम T1 ले लें और सिंक का T2, तो मान लो सारे के सारे रिवर्सिबल हीट इंजन इन दोनों टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहे हैं, तो इन सभी की एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो हमारे पास इसका कंपैरिजन अगर हम इरिवर्सिबल हीट इंजन से करें तो किसी भी इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो कि सेम दोनों टेम्परेचर लिमिट्स पे ही काम कर रहा है, उस इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब हमेशा एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है ऐसा, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की वो मैक्सिमम होगी। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर पॉसिबल है, जैसे हम मैथ्स में सम करते थे कि अगर हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है तो हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं कि मान लिया कि ये चीज़ उसके इक्वल नहीं है। ऐसे ही मैंने प्रूफ करना है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं क्या मान के चलती हूँ कि अगर ये पॉसिबल है तो मैं ये लेके चल रही हूँ कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की। तो मैं जो इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ईटा आई से, और जो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ईटा आर से। तो यहाँ पर हम दो हीट इंजन लेकर चलते हैं। ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स जिसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये हमारे पास सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2। एक मैंने लिया है रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन और दूसरा मैंने लिया है इरिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो जो मैं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन लेके चल रही हूँ उसको हम ये लेके चलेंगे कि वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज एन रेफ्रिजरेटर। और अगर आपको याद हो तो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन में ये चीज़ आई थी कि जो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है। जब वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा तो एज एन रेफ्रिजरेटर काम करता है। वो एज अ रेफ्रिजरेटर जब काम करेगा तो क्या करता है कि कुछ हीट सिंक से एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा, जब उसके ऊपर वर्क डन होगा बाय कंप्रेसर। ठीक है, और उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको दे दी, सोर्स को। और सिंक से कितनी ली है, सिंक से कम हीट लेकर W जो वर्क डन है बाय कंप्रेसर वो किया जाएगा और ज़्यादा हीट किसको दी जाएगी, सोर्स को। ठीक है, ये तो हो गया किसका काम, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन का। और अगर मैं इरिवर्सिबल हीट इंजन की बात करूँ तो वो क्या करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा किससे, सोर्स से। ठीक है, उस इंजन ने क्या किया, W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया और W डैश ले लो इसको, और Q1 माइनस W डैश अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या कर दिया, इसको दे दी, सिंक को दे दी। ठीक है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब मैंने एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा ली है,
इरिवर्सिबल हीट इंजन की। अगर एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की ज़्यादा लिए तो वर्क डन इसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ से W डैश क्या होगा, ग्रेटर होगा W। ठीक है, अब हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के अंदर क्या हो रहा है कि पहले मैं यहाँ पर देखूंगी कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है सोर्स को। तो हीट ट्रांसफर टू सोर्स कितनी हुई, देखो यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से सोर्स से आई और सोर्स से एब्जॉर्ब कितनी हुई Q1, तो Q1 माइनस Q1 हमारे पास क्या आ गया, 0। उसके बाद क्या है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक, सिंक से नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक, सिंक से कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितनी हुई सिंक से, देखो इतनी यहाँ से रिवर्सिबल हीट इंजन ने एब्जॉर्ब की थी और इतनी यहाँ से हमारे पास इरिवर्सिबल हीट इंजन ने रिजेक्ट की है सिंक को। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है कौन सी कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो Q1 हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है, और वर्क डन किसका ज़्यादा है, वर्क डन इसका ज़्यादा है। तो मान लो मैं Q1 कोई भी वैल्यू ले लूँ, मान लो Q1 मैंने 80 जूल ले लिया, ठीक है, और वर्क इस केस में W मैंने कितना लिया है, W मैंने ले लिया 30 आया, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस केस की बात करूँ तो Q1 क्या है हमारे पास, सेम है, Q1 क्या आया 80, ये Q1 माइनस W की वैल्यू आई है और ये क्या आएगी Q1 माइनस W डैश की वैल्यू। तो Q1 मेरे पास क्या है 80, W की वैल्यू क्या है इससे ज़्यादा है, ये 50 है, तो मान लो ये मैंने क्या ले लिया 60, ये कितनी हुई 20। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है और कम अमाउंट ऑफ हीट क्या है उसके अंदर एंटर हुई है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्जॉर्ब हुई है और कम अमाउंट ऑफ हीट आई है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है, किस में से कितना माइनस होगा, इस क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारे पे नेट, जब हम नेट एब्जॉर्ब हीट लेंगे, नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक, तो हम क्या करेंगे, Q1 माइनस W माइनस Q1 माइनस W डैश। तो इसको ओपन करोगे तो Q1 माइनस W माइनस Q1 प्लस W डैश, Q1 से Q1 कैंसिल, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, W डैश माइनस W, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इन दोनों सिस्टम को अगर कपल कर दूँ, ठीक है, इन दोनों सिस्टम को कपल कर दिया, अगर इन दोनों सिस्टम्स को हम कपल कर दें तो उस केस में टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूँ तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, देखो टोटल वर्क डन कैसे काउंट होगा, ये क्या था, ये हम रेफ्रिजरेटर का केस ले रहे हैं, तो इसके अंदर कंप्रेसर क्या है, वर्क कर रहा है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, नेगेटिव आएगा, ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट वर्क आएगा मेरे पास, सिस्टम ने कितना वर्क डन किया है वो कितना होगा, वो होगा मेरे पास W डैश माइनस W, ये क्या है, नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन कितना, W डैश माइनस W। अब देखो ये नेटवर्क डन आ गया, ये क्या था, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक। अगर हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है कि सोर्स से हुई है या सिंक से हुई है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ही काम करता है, जितनी हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, वर्क डन में, और बाकी रिमेनिंग पार्ट किसको जाता है, सिंक को जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन में, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, और सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में। सारी की सारी जब वर्क डन में कन्वर्ट हुई है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या है, इट इज़ द वॉयलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हमने यहाँ पर सपोज किया था, हमने क्या सपोज किया था, ईटा आई ग्रेटर देन ईटा आर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट
रिवर्सिबल हीट इंजन की वो मैक्सिमम होगी और किसके इंडिपेंडेंट होगी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास केल्विन्स थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब केल्विन्स थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, बात याद है कि केल्विन ने ऐसा स्केल ऑफ टेम्परेचर क्यों इंट्रोड्यूस किया, जबकि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत से थर्मोमीटर्स जैसे मर्करी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और गैस थर्मोमीटर्स थे। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेज़र करते थे जब इन थर्मोमीटर्स से, तो क्या होता था कि इनकी जो टेम्परेचर को मेज़र करने के साथ साथ जो इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है वो भी वेरी करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम मर्करी थर्मोमीटर लेते हैं और मर्करी थर्मोमीटर से किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है विद टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हम गैस थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो गैस थर्मोमीटर में क्या आता है कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करता है विद टेम्परेचर। और अगर हम प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है विद टेम्परेचर। तो ये इसके लिमिटेशंस थी। तो इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए केल्विन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसने इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया, जो ये स्केल इंट्रोड्यूस हुआ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्किंग ऑफ द कार्नोट हीट इंजन पर। और इसके अकॉर्डिंग, इस स्केल के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क स्केल भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसको आप वर्क स्केल भी बोल सकते हो और एब्सोल्यूट स्केल भी बोल सकते हो। वर्क स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, कार्नोट हीट इंजन लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये सोर्स है, किस पर है, टेम्परेचर T1 पर। ये हमारे पास कार्नोट हीट इंजन C1 लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने क्या की, एब्जॉर्ब की, और W1 अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। ये आपके पास सिंक है जिसको इसने हीट रिजेक्ट की एट टेम्परेचर T2। ये Q2 किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस W1 की, ठीक है। एक दूसरा हीट इंजन है जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को ले रहा है, ठीक है। तो यहीं पर दूसरा हीट इंजन जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, C2 ले लिया, ठीक है। किसके ऊपर काम कर रहा है, बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स T2 एंड T3। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ये इसके लिए सोर्स का काम करेगा, इसके लिए, ठीक है। और इसका जो सिंक है वो किस पर होगा, T3 पर। ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी, ये वर्क डन क्या हो गया, W2, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होगी, Q2 माइनस W2। ये हमारे पास इन कार्नोट हीट इंजन है। ये सिंक जो इसके लिए सिंक का काम कर रहा है वो इसके लिए किसका काम करेगा, सोर्स का। और अगर हम इनको कपल कर दें, मतलब ये जो दोनों आपके पास हीट इंजन्स हैं जो किसके बीच में काम कर रहे हैं, T1 T2 T3 पर। अब मैं एक ऐसा हीट इंजन बना दूं जो किसके ऊपर वर्क करे, ये सोर्स हो गया हमारे पास T1 टेम्परेचर के ऊपर। ये हीट इंजन क्या है हमारे पास, C ले लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट थी, ठीक है। W1 वर्क डन था, और ये मेरे पास क्या है, सिंक है जो किस पे काम कर रहा था, T3 पे। और जो ये हीट थी इसने कितनी रिजेक्ट की, Q3, ठीक है। तो जो इसकी एफिशिएंसी है ईटा, हम वो क्या लिखते हैं, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल था अगर याद हो तो, 1 माइनस T2 बाई T1। और T2 बाई T1 क्या है, टेम्परेचर्स हैं। तो मैं अगर इसकी एफिशिएंसी को लिखूं, इसकी एफिशिएंसी अगर मैं लिख लूँ कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये फंक्शन है किसका, T1 और T2 का, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 बाई Q1 को ये लिख सकते हैं 1 माइनस F T1 बाई T2, लिख सकते हैं ना। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q2, अगर मैंने Q1 बाई Q1 की वैल्यू निकालनी है तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में चली जाएगी ना ये, 1F
T1 बाय T2। ठीक है, ये हो गया। अब Q1 माइनस Q2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ T1 माइनस T2। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, ये क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर का। अगर मैं Q1 बाय Q2 को लिख दूं एफ, कैपिटल एफ ऑफ T1 इंटू T2, ये क्या हो गया, जो मैंने डिनोमिनेटर में चीज़ ली है दैट इज़ द फंक्शन। ये फंक्शन था टेम्परेचर का। अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, एफ, कैपिटल एफ ले लिया, T1 T2, फंक्शन ही है T1 T2 का रहे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर इसी तरह से मैं Q2 बाय Q3 लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, एफ ऑफ T2 T3, दिस इज इक्वेशन 2। और एक हम क्या ले रहे थे, ऐसा ही इंजन जो Q1 और Q3 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसमें से ले रहा था, सोर्स से, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को दे रहा था, और वर्क किसके बीच में कर रहा था, टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T3। तो Q1 बाय Q3 मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, एफ ऑफ T1 T3, ये इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ये था हमारे पास इक्वेशन 1 2 एंड 3। यहाँ से अगर मैं Q1 बाय Q2 लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, Q1 को भी मैंने Q3 से डिवाइड कर दिया और Q2 को भी Q3 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू क्या था, Q1 बाय Q3। Q1 बाय Q3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसी को ये एफ ऑफ T1 एफ ऑफ T3 डिवाइडेड बाय Q2 बाय Q3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ T2 एफ ऑफ T3, और Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ T1 एफ ऑफ T2। मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 1 2 3 को इस इक्वेशन 4 ले लो, इसको इक्वेशन 4 में पुट किया है। इक्वेशन 1 2 3 को किस इक्वेशन में पुट किया है, इक्वेशन 4 में, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो देखो यहाँ पर फंक्शन किसका है, T1 T2 का, और यहाँ फंक्शन किसका आ रहा है, T1 T3 का, यहाँ फंक्शन किसका आ रहा है, T2 और T3 का। अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन मान लूँ जिसके अंदर हमारे पास मतलब ये फंक्शन T1 और T3 का है, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन T1 T2 का आ रहा है, तो मुझे T3 वाले फंक्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन लेकर चलती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, जो किसका फंक्शन है, T1 का भी और T3 का भी। मैंने फाई ये T1 T3 को ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ फाई T1, प्रोडक्ट ऑफ फाई T1 एंड T3। ठीक है, इसको फाई 1 ले लो, इसको भी फाई 1 ले लो, और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, फाई 1 T2 और फाई 1 T3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, ये फाई T1 डिवाइडेड बाय फाई 1 T2। अब मैंने अगर एफ ऑफ T1 और T2 लिखना है तो मेरे पास एफ ऑफ T1 T2 क्या आ जाएगा, एफ T1 T2 इज इक्वल टू फाई ऑफ T1 फाई ऑफ T2, और एफ ऑफ T1 T2 किसके इक्वल था, Q1 बाय Q2 के। और इसको मैं अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने फाई 1 लिया था, फाई 1 T1 को मैंने क्या ले लिया, टाउ 1, और फाई 1 T2 को मैंने क्या ले लिया, टाउ 2। ठीक है, ये भी इट इज़ अनदर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ले लिया, ये क्या आ गया, टाउ 1 बाय टाउ 2, और ये हमारे पास Q1 बाय Q2 आ रहा था। अगर मैं एफिशिएंसी इसकी मेज़र करूँ, एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, ईटा किसके इक्वल है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से एलसीएम लूँगी तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1।
यही था ना, ठीक है। और मेरे पास 1 माइनस Q2 बाय Q1 आया है, और Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या है, टाउ 2 बाय टाउ 1। और अगर मैं इसको इसके उसमें लिखूँ फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस टाउ 2 बाय टाउ 1 लिख सकते हैं ना। वैल्यू पुट की है मैंने, Q2 की वैल्यू क्या है, टाउ 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाउ 1। तो ये जो मेरे पास आ रहा है ये क्या है, वर्क डन है। Q1 माइनस Q2 क्या है, वर्क डन है। ये क्या आ रहा था, 1 माइनस टाउ 2 बाय टाउ 1। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क किसके टर्म में आ गया, वर्क मेरे पास आ गया, ये किसका फंक्शन था, टेम्परेचर का। वर्क किसकी टर्म में आ गया, टेम्परेचर की टर्म में आ गया। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, वर्क स्केल भी बोलते हैं। हम इसको वर्क स्केल भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये केल्विन्स का केल्विन्स थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर था, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल आई है। इसके बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल। देखो अभी हमने एफिशिएंसी ली थी ईटा, ईटा इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, और किसके इक्वल लिया था, 1 माइनस टाउ 2 बाय टाउ 1, ठीक है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी कब 1 होगी, ईटा इज इक्वल टू 1 कब, व्हेन टाउ 2 इज इक्वल टू 0। टाउ 2 हमारे पास क्या होगा, जब 0 होगा, जब ये 0 होगा तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। टाउ 2 0 का मतलब क्या है, एफिशिएंसी 1, मतलब नो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। सिंक का टेम्परेचर था ना, टाउ 2 0 तो Q2 0, तो नो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो वर्क स्केल के ऊपर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन एक ऐसी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जाता है जहाँ पर जो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होगी, 1। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आगे आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईच डिवीजन ऑन वर्क स्केल। इसके लिए हमने अगर याद हो पीछे एक डायग्राम किया था, इस साइड हमने पी कार्नोट साइकिल के अंदर हमने क्या किया था, ये हमारे पास T1 टेम्परेचर था, ये हमारे पास T2 टेम्परेचर था, ठीक है। ये यहाँ पर कार्नोट कार्नोट साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि 4 ऑपरेशन होंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास T1 टेम्परेचर जो है, यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर T1 टेम्परेचर ले रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस लिया, ठीक है। और T2 मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T1 और T2 मैंने ये टेम्परेचर लिमिट्स ले ली। ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर है। अब मैंने क्या करना है, एक डिवीज़न बताना है वर्क स्केल के ऊपर कि उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस सारे एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। इसी तरह से ये 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। जब मैंने इसको 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड किया है, बाय ड्राइंग आइसोथर्मल पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के पैरेलल हमने आइसोथर्मल ड्रॉज किए हैं और इस एरिया को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच पार्ट, एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ ईच पार्ट हमें देगा वर्क डन बाय द कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। वर्क डन देगा कार्नोट हीट इंजन ने जो किया है,
और वो वर्क डन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री। मान लो ये हमारे पास सोर्स है, ये सिंक है, ये एक पार्ट एरिया जो हमने एरिया 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये एक पार्ट है, इसका टेम्परेचर मैंने कितना लिया 99 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एक पार्ट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क डन देगा हमारे पास, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 1 डिग्री सेल्सियस ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। क्लियर। तो इन दिस वे ईच डिवीजन ऑन थर्मोडायनेमिक स्केल इज फिक्स्ड। जो हमारे पास एक पार्ट का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, वर्क डन बाय कार्नोट हीट इंजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑन एब्सोल्यूट स्केल। दिस इज ऑल अबाउट द कैल्विन्स थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, और जो मैग्नीट्यूड है वर्क स्केल का, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच डिवीजन ऑन वर्क स्केल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल। अगर हम उसको कंपेयर करें तो परफेक्ट गैस स्केल के केस में अगर मैं एफिशिएंसी लूँ तो वो हमारे पास होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ये परफेक्ट गैस के केस में है। और अगर मैं वर्क स्केल के केस में एफिशिएंसी लूँ तो वो किसके इक्वल थी, 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी दोनों की किसके इक्वल हो गई 1। ये परफेक्ट गैस स्केल की है और ये एब्सोल्यूट की है। ठीक है। तो वही यहाँ पर एफिशिएंसी कब 1 होगी, जब T2 0 होगा। T2 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, T2 भी 0 होगा, तभी एफिशिएंसी 1 होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये तो इक्वल आ गए T2 और T1। अब हमें क्या करना है, T1 और T2 को इक्वल लेना है कि T1 और T2 इक्वल होते हैं। ठीक है। तो जो एफिशिएंसी थी हमारे पास, अगर हम परफेक्ट गैस स्केल की बात करें तो परफेक्ट गैस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है T1 माइनस T2 वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वाटर और उसका लेते हैं आइस का। और अगर हम वर्क स्केल की बात करें तो हमने इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 100 में। तो T1 माइनस T2 किसके इक्वल था, 100 डिग्री सेल्सियस के। तो एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ रही थी, 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 बाय, और इधर से T1 माइनस T2 बाय T1। तो ये भी हमारे पास क्या है 100 है यहाँ पे, और यहाँ पर ये भी क्या था 100। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू T1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क स्केल है और जो परफेक्ट गैस स्केल है वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाय T1 जो किसके इक्वल थी 1 माइनस Q2 बाय Q1। और एफिशिएंसी कब 1 होगी, जब Q2 0 होगा और T2 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अभी पीछे भी डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन वर्क स्केल कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जब कार्नोट हीट इंजन हमारे पास कोई भी हीट जो है रिजेक्ट नहीं करता सिंक को। ठीक है। तो अब इसके अंदर Q2 0 का मतलब ये है नो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और T2 क्या हो गया 0 हो गया। तो जब हमारे पास सारी की सारी हीट, मान लो हीट Q1 एब्जॉर्ब की सोर्स से, ठीक है, और उसको एज इट इज़ ही किसके अंदर वो कन्वर्ट कर दिया जाए वर्क डन में, और कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो सिंक को। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल है,
नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट ऑफ हीट हम सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सारी की सारी वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपकी जो है एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, 100% हो गई। एंड 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ऑन वर्क स्केल, जो वो टेम्परेचर हम अटेन कर ही नहीं सकते, विच कांट बी attained. So this is all about the Carnot's theorem, Kelvin's thermodynamic scale of temperature and unattainability of absolute zero. Thank you.